में वर्ग, पहली बात तो हम देखते हैं वर्ग क्या है। वर्ग आपका ये बना हुआ है। इसमें वर्ग की परिभाषा क्या होती है? वर्ग की परिभाषा जो है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, दोनों विकर्ण समान हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। इसी रूप से आपका आयत बनेगा। जो आपका आयत है सेम वैसे है, सिर्फ आपका आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, बिल्कुल वैसे ही। आयत की परिभाषा क्या होगी? वर्ग में और आयत में बहुत बड़ा अंतर है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होंगी, बल्कि जो है आयत में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। यानी आयत की परिभाषा आमने सामने की भुजा बराबर होगी, उसे हम आयत कहते हैं, ठीक ना। और त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है? त्रिभुज की परिभाषा 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें अगर जो आप नाम रखना चाहते हैं ए, बी, सी और डी, इसमें भी उसी प्रकार से ए, बी, सी, डी, और इसमें भी ए, बी, सी। इसमें पहले हम बताएंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप पहले आप पढ़ेंगे, फिर चित्र के अनुसार से आप लोग आयत पढ़ेंगे, इसी प्रकार से त्रिभुज भी पढ़ेंगे। वर्ग का परिमाप कैसे जोड़ते हैं? कोई भी, क्योंकि इसमें 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होती हैं, इसमें एक भुजा जो है सिर्फ एक भुजा दे रखी होती है। जैसे मान लेते हैं भुजा बराबर 18, भुजा बराबर मान लेते हैं 18 दिया गया है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। भुजा दे रखा है आपका कितना है? 18, बराबर 4 गुणे 18। अब 18 को 4 से गुणा करेंगे, 18 चौक 72, तो आपका ये वर्ग का परिमाप निकला। चित्र के अनुसार से हम फिर पढ़ेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, उसमें 4 भुजाएं होती हैं, इसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए इसका फार्मूला आपका क्या होगा? 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका दूसरा प्रारूप होता है L प्लस बी, कहीं कहीं पे भी लिखा होगा L प्लस बी। L का मतलब होता है लंबाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है ना। अब इसका फिगर में दिया गया है, इसे लंबाई आपकी दे रखी है 8, चौड़ाई आपकी दे रखी है 5। लंबाई बराबर 8, चौड़ाई बराबर 5। अब इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखते हैं बराबर 2 ब्रैकेट, लंबाई का मान आप देख रहे हैं कितना है? 8, तो लिखेंगे 8 प्लस 5 ब्रैकेट बंद कर देंगे, 8 और 5 को जोड़ देंगे, 8 5 13। जब यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, कोई भी सवाल पढ़ते वक्त आप देख रहे होंगे कि कोई अगर जो ब्रैकेट खुलता है तो गुणे का निशान यहाँ पे लगाएंगे, होगा 13 गुना 26। यह आपका निकल आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप इसी प्रकार से निकालेंगे आप लोग। इसमें 3 भुजाएं होती हैं और इसमें वर्ग में, आयत में 4 भुजाएं होती है, ठीक है ना।
यहाँ पे मान लेते हैं ए बी बराबर, या फिर ए रेखा मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, ए सी मान लेते हैं। कभी दे रखा होगा ए बराबर 6, बी बराबर 7, सी बराबर 9। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो इसका फिर फार्मूला होगा आपका त्रिभुज का परिमाप। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, सॉरी इधर ले आएंगे, होगा आपका बराबर ए प्लस बी प्लस सी। दूसरा फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस सी, ए बी और प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें भी आप मान डाल सकते हैं, कहीं कहीं पे ए फार्मूला, कहीं कहीं पे ए फार्मूला। आपका ए का मान 6, 6 प्लस 7 प्लस 9। अब इसका टोटल करेंगे, कितना होगा? 7, 6, 13, 13 और 9, 7, 6, 13, 13 और 9 कितना होगा? वही आपका परिमाप निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों को बताएंगे हम, यानी अब इन्हीं त्रिभुजों का, इन्हीं यानी आकृतियों का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्या आप लोगों को बताएंगे। समझ में आ गया? लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला ये मालूम है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर, कहीं पे लिखा होता है भुजा गुणे भुजा, दोनों चीज मिलेंगी कहीं कहीं पे, लेकिन फार्मूला आपको एक ही लगेगा। कहीं कहीं दे रखा है एक रेखा की भुजा बराबर होगी। जैसे मान लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, मान डालेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, भुजा का मान कितना है 5 गुणे 5, 50, 25। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब आप आइए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल में फार्मूला होता है इसका, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई वही रख लेते हैं जो आपका परिमाण में दिया गया था, लंबाई बराबर 8 गुणे चौड़ाई। आपका मान कितना है 5, 8, 5 गुणा करेंगे तो होगा 8, 5, 40। यह आ जाएगा आपका। कहीं पे भी अगर जो परिमाण निकालते हैं तो जितना होगा उतना ही लिखेंगे, लेकिन क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, 40 स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसके बीच में हम आते हैं त्रिभुज के बाद। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल वही आप ले लेते हैं, ए बराबर 6, बी बराबर 7, सी बराबर 9। तो ए बराबर 6, तो यानी कि इसका फार्मूला आपका क्षेत्रफल का होगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ए का मान 6 और बी का मान 7, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस सी का मान 9। फिर वही फार्मूला आ जाएगा। ठीक है ना। इसी बीच में हम लिखेंगे आप लोगों को इसके बाद आज आपको त्रिभुज, वर्ग और आयत के बारे में बताया।
इसके बारे में इसका अगला सवाल आप लोगों को बताएंगे अनुपात और समानुपात से, अनुपात और समानुपात से। अनुपात समानुपात। अनुपात और समानुपात, अनुपात में देखते हैं कितना, मतलब अनुपात में 1 लगता है बिंदी, समानुपात में 2 बिंदियां लगती हैं। इसमें जो हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एक सवाल, यक्स अनुपात, यक्स अनुपात 9 अनुपात समानुपात 4 अनुपात। देखिए अनुपात में 2 बिंदियां, समानुपात में 4 बिंदियां। यहाँ पे लिख लेते हैं 36। क्या लिखते हैं? 36। अब इसमें हम बाहर पद को बाहर वाली संख्या से, अंदर वाले पद को अंदर वाली संख्या से। अब यक्स के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, इसमें हम आपको बताएंगे निकालने के लिए। तो यक्स गुणे 36 बराबर 9 गुणे 4। इसमें देखते हैं, इसमें यक्स नहीं मिल रहा, यक्स हमें ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर 9 गुणे 4 बटे 36। तो 9 चौक 36, 36 बटे 36 आ गया। अब यहाँ पे हम काटते हैं तो यहाँ आएगा आपका 0। क्या आएगा? 0। इसी बीच में हम दूसरा फार्मूला ले लेते हैं, जैसे 2 अनुपात 18 समानुपात 6 अनुपात 8। यहाँ पे उसी भी जैसे क्रम अभी बताया, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, बाहर वाले पद को बाहर से, अंदर वाले पद को अंदर से। 2 गुणे 8 बराबर 18 गुणे 6। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें अनुपात समानुपात है या नहीं है। इसमें हम एक संख्या को मतलब गायब करते हैं, यहाँ पे हम 2 गायब करते हैं, यहाँ पे हम यक्स ले लेते हैं। क्या लेंगे? यक्स। अब यक्स के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो यक्स बराबर 18 गुणे 6 बटे 8। यहाँ भाग कर देंगे 8। अब ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसका अर्धक 4 होगा, यहाँ का अर्धक 3 होगा, यहाँ का अर्धक 2 होगा, यहाँ का अर्धक 9 दूनी 18 होगा। फिर 9 त्रिक 27, 27 बटे 3 आ गया। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भाग करेंगे 27 को, 9 त्रिक 27 ऐसे। ठीक, यहाँ आपका कितना आ गया? यक्स बराबर 9। ये थे आपकी प्रक्रिया समानुपात और अनुपात में। अब हम देखते हैं मासा और लासा के बारे में। मासा और लासा के बारे में तो बहुत सारी चीजें बताना है आप लोगों के लिए। वो ये मैथ है आप लोगों के लिए कक्षा 6 में भी पढ़ सकते हैं, 7 में और 8 में भी पढ़ सकते हैं। तो अभी बता रहे थे लासा और मासा। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं लघुत्तम समावर्तक, इसको महत्तम समावर्तक। लासा में उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी अंक ले लेते हैं 3600। 3600 का लासा आपको निकालना है तो हम इसको 2 से भाग करते रहेंगे। 18 गुना 36, फिर इसको 2 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा 450, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो आएगा आपका 225, फिर इसको हम 3 से भाग कर लेते हैं तो यहाँ आएगा 75,
फिर इसको 3 से कट जाएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पे 25, फिर यहाँ पे आएगा आपका 5 से करते हैं 25, फिर 5। अब इसका ये आप भाग विधि से इसका नियम वर्गमूल निकालते हैं। तो यहाँ पे अब 2 की जोड़े बनाते हैं या फिर ऐसे फार्मूला कर लेते हैं 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। इसमें से हम 2 निकालते हैं, इसमें से भी 2 निकालते हैं, गुणे का निशान लगाएंगे, इसमें भी 2 3 निकालते हैं, इसमें भी 5 निकालते हैं। 2 दूना 4 4 3 12 12 पंचे 60। अब इसका जो है ये आपका भाग विधि से वर्गमूल निकाला गया। अभी आपको हम गुणनखंड भाग विधि से वर्गमूल बता रहे थे, अब इसको हम बताएंगे गुणनखंड, और बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो कि बताते रहेंगे। और इसके बाद में बता रहे हैं स्थानीय मान है, लाभ है, क्रय बता रहे हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वह होता है जो खरीदा जाता है, क्या किया जाता है? खरीदा जाता है। विक्रय मूल्य वह होता है जो बेचा जाता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु है, आपको खरीदना है तो क्रय मूल्य दे दिया गया, क्रय मूल्य बराबर 165 और विक्रय मूल्य आपका दे दिया गया 150। अब इसका क्रय मूल्य 165, विक्रय मूल्य 150, इसमें होता है लाभ व हानि। तो क्रय मूल्य आपका 165, विक्रय मूल्य 150, तो क्रय मूल्य आपका यानी लाभ निकालना है, लाभ हो रहा है तो लाभ निकालेंगे। लाभ का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 165 है तो लिख देंगे 165 माइनस 150 बराबर आ जाएगा आपका 150। 165 में 150 लेस करेंगे तो आएगा 15 रुपये आपका क्या हो रहा है? लाभ। अब इस यही एग्जाम्पल अगर जो आपको हानि में पूछ रहा है तो हानि में भी लगा सकते हैं। तो हानि प्रतिशत में, प्रतिशत आपका 100 से निकाला जाता है तो लाभ प्रतिशत से निकालेंगे बराबर आपका इसका फार्मूला होता है, इसमें इसका होता है फार्मूला लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य बराबर लाभ आपका 15 रुपया आया था तो यहाँ लिखेंगे 15 गुणे 100 बटे आपका आया था 150 क्रय मूल्य है। अब इसको भाग कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 5 15 15 कट जाता है तो आपका आएगा 10% लाभ। कितना हो गया? 10% लाभ। इसके बाद में इसी बीच में हम हानि का फार्मूला लगाते हैं। हानि का फार्मूला हानि ऐसे मान लेते हैं 150 आपका क्या है? क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 150, विक्रय मूल्य आपका, विक्रय मूल्य आपका है 130।
अब इसमें सिंपल सी वही हानि का सूत्र लगाते हैं। हानि हो रही ना भैया, तो हानि का सूत्र लगाते हैं। तो हानि बराबर आपका फार्मूला होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का मान आपका दिया दे रखा है, कितना है 150 माइनस विक्रय मूल्य आपका फार्मूला है मान दिया गया 130 बराबर आपका 20 रुपये क्या हो रही है भैया, हानि हो रही है। अब देखते हैं हानि प्रतिशत से निकालना होगा, तो हानि प्रतिशत से भी निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। वही फार्मूला जहाँ पे हानि लिखा वहाँ पे लाभ था, जहाँ पे लाभ है वहाँ पे हानि। यहाँ पे हानि है आपका 20 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य आपका दिया गया था कितना 150, 0 0 कट जाएगा। यहाँ पे बचाएगा 10, यहाँ पे 20 गुणे 10 बटे 15। 10 को हम 20 से गुणा करेंगे, 10 दूना 200 बटे 15, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको हम भाग भी कर सकते हैं। 200 15 एकम 15 बचाएगा 5, उतारेंगे 0, 15 तिया 45, यहाँ बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर आपका कटेगा नहीं, तो यही आपका सवाल हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ाने वाले हैं अभी आपको कोणों के बारे में बताएंगे। पहले आप लोगों को रेखा क्या होती है, रेखा और कोण। रेखा और कोण क्या है और रेखा क्या है। रेखा में एक होती है किरण और एक होती है रेखाएं। रेखाएं अनेक प्रकार की होती है। पहली रेखा है किरण रेखा, क्या है, किरण रेखा। दूसरी होती है बिंदु, फिर तीसरी होती है रेखा, और बिंदु रेखा, किरण रेखा, और चौथी होती है समांतर रेखा। बहुत सारी रेखाएं हैं। समांतर रेखा, 5वें नंबर पे आती है संगामी रेखा, फिर होती है 6वें नंबर पे आती है लंबवत रेखा, फिर आती है आपकी रेखा असंगामी रेखा, सातवें नंबर पे। अब हम पढ़ाएंगे इसके बारे में बहुत सारी चीजें। 8वें नंबर पे आती है त्रियक रेखा। त्रियक रेखा, अब त्रियक रेखा और अभी आएगी बहुत सारी रेखाएं हैं। वक्र रेखा, वक्र रेखा, इन रेखाओं के पहले बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। किरण रेखा क्या होती है। किरण रेखा वह होती है जो एक रेखा पहले फर्स्ट रैंक पे एक रेखा अनंत तक खींची जाए, उसे हम किरण रेखा कहते हैं। ये रेखा कहीं तक रुकावट नहीं होगी, कहीं तक बढ़ाया जा सकता है, जैसे आपकी सूर्य की किरणें। फिर आपकी बिंदु क्या होती है, मान लेते कोई भी रेखा खींचने पर दो बिंदु मिलते हैं, जिसे मान लेते ए और बी,
दो बिंदुओं को मिलाने पर एक आपकी रेखा तैयार हो जाती है। तो पहला रहा किरण रेखा, दूसरा रहा बिंदु रेखा, तीसरा रहा रेखा। रेखा क्या होती है? दो बिंदुओं को आपस में मिलाने पर आपकी एक रेखा तैयार होती है। फिर आती है आपकी समांतर रेखा। समांतर रेखा वह होती है जो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है बराबर हो, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। तीसरी है संगामी रेखा। संगामी रेखा वह होती है जो एक ही बिंदु पे अनेक बिंदु खींची जाती हैं, उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। फिर है लंबवत रेखा। लंबवत रेखा में एक रेखा मान लेते ए और बी। ए रेखा की एक बीचों बीच से वो केंद्र है, इधर भी आपका 90 अंश का कोण होगा, इधर भी आपका 90 अंश का कोण होगा, इसे हम लंबवत रेखा कहते हैं। लंबवत रेखा। फिर आपकी है असंगामी रेखा। वह रेखा जो दो रेखाओं को काटे, एक बार में जो दो रेखाओं को काटे, उसे हम असंगामी रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा वह होती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींची जाती है, उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। फिर अगला है वक्र रेखा। वक्र रेखा वह होती है वह जो रेखा इसी के आकार में पाई जाती है, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। ये थी रेखाओं के प्रकार। अब बताएंगे कोण। कोण क्या है? कोण वह होते हैं, जैसे मान लेते हैं पहला आपका है न्यून कोण। न्यून कोण होता है। फिर दूसरे नंबर पे होता है समकोण। फिर तीसरा होता है अधिक कोण। फिर अगला चौथे नंबर पे आता है बृहद कोण। फिर पांचवें नंबर पे आता है रीड कोण। फिर छठे नंबर पे आता है संपूरक कोण। न्यून कोण जो होता है वह जैसे एक रेखा खींचते हैं, रेखा खींचने के बाद में इसमें से बहुत सारी रेखा बनती हैं। मान लेते हैं दो रेखाओं को खींचने के बाद में आप पटरी और चांद प्रकार की सहायता से आप आधे से अधिक दूरी, आधे से कम दूरी लेकर के एक चाप लगाते हैं। पहला अंक कटेगा तो ये 60 अंश का बनेगा, दूसरा अंक कटेगा तो 120 अंश का बनेगा, तीसरा कटेगा तो एकदम राइट 180 अंश का बनता है। और फिर इसी प्रकार से कटता हुआ चाप चला जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा कोण है। यहाँ पे आपका जीरो से लेकर के 90 से कम जितने भी कोण आएंगे उसके अंतर्गत में आप न्यून कोण कहलाते हैं। 0 अंश से 90 से कम वह न्यून कोण कहलाएगा। न्यून कोण 90 अंश का जो होगा वो सीधे आपको बोलेगा समकोण। और फिर आपका आएगा अधिक कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम होगा, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। देख लीजिए अधिक कोण। और फिर तीसरे पार्ट में यानी कि चौथे पार्ट में आता है बृहद कोण। इसके बीच में जो आपका आता है
180 अंश का। इसको दूसरा प्रारूप बृहद कोण भी बोलते हैं, और बृहद कोण, और इसको बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। फिर अगला पॉइंट है रिज कोण। रिज कोण 180 से अधिक और 240 से कम, उसे हम रिज कोण कहते हैं। संपूरक कोण लास्ट में आ जाता है, और सीधे आपको 360 अंश का बनता है। ये रहा आपका रेखा कोण। रेखा के बारे में इसके पहले बता चुके हैं, कोण के बारे में अभी बताए हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं ये आपको जानकारी मिल गई। इसी बीच में अब आइए कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम आप लोगों को 8 और 9 कक्षा 8 और 9 के बारे में बताएंगे, जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। जैसे आपका पता होगा 6-7 में भी मिलता होगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इसमें 2 चीजें देखेंगे, यानी ब्याज। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन दे रखा होगा, आपको ब्याज निकालना है। मूलधन दे रखा होगा, माना कि सवाल आपका दिया गया है, मूलधन बराबर 1000 रुपये है आपके पास, दर आपका दिया गया है 10% है, समय आपका दिया गया है 3 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? ये आपका मूलधन भी मान डालेंगे, बराबर कर लेंगे। मूलधन का मान है आपका 1000 गुणे दर का मान है आपका 10% गुणे 3/100। यह आपका फार्मूला होता है, बराबर यहाँ लिखेंगे मूल ब्याज। ब्याज निकालना है ना, 0 काट देंगे, 0 काट देंगे। यहाँ बचेगा आपका 10 गुणे 3, 10 3 300। ये आपका ब्याज निकल आता है। इसी बीच में आप लोग कक्षा ये 7 में 6 में पढ़ेंगे और 8 में भी मिलने वाले हैं। वहाँ मिलेगा आपको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज। एक उदाहरण एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं, उसमें से आपको अच्छा लगेगा तो जरूर बताइए, अगले वीडियो में हम जरूर डालेंगे। इसका फार्मूला होता है यही, इसी के एग्जाम्पल में बता रहे हैं। मूलधन दिया गया है 1000, दर दिया गया है 10%, समय दे रखा है 3 वर्ष। ये सवाल बनकर फिर हुए, यहाँ पे बता रहा है ब्याज ज्ञात करना है। अब ब्याज ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आपका एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, फार्मूला होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय बराबर मूलधन का मान दे रखा है 1000, तो यहाँ लिखेंगे 1000 ब्रैकेट 1 प्लस 10/100 की घात समय 3 वर्ष दे रखा। यहाँ पे थी हिंदी और बन गई घड़ी, यहाँ पे भाग कर देते हैं 10 एकम 10, 10 धाम 100, 10 और 1 11/10 की घात 3 यहाँ लिखेंगे। अब बराबर 1000, यहाँ पे 3 है क्यूब, यहाँ पे घात में जानते हैं जितनी बार क्यूब होगा या जितनी बार अंक लिखा होगा उसको गुणा करेंगे तो 11। यहाँ पे ब्रैकेट खुल रहा है, अभी इसके पहले बता देते हैं, जब भी ब्रैकेट खुलेगा गुणे का निशान लगेगा 10, 11/10, 11/10 गुणे 11/10। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 0 काट देते हैं, बचेगा आपका 11 गुणे 11 गुणे 11 बराबर
11 के लिए हम 121 और 121 को हम प्लाट करेंगे तो आपका आएगा 1331। यह आपका ब्याज निकला। क्या निकला? ब्याज निकला। अभी आप लोगों को इसी का छाट में 9 में 10 में मिलेगा। एक और डालने वाले हैं बेलन। बेलन बेलन आपको इसको हम 1 से, इसको हम 8 से, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बेलन का मान डालने में बताएंगे। तो बेलन का फार्मूला होता है बेलन का आयतन बराबर पाई टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान आपका पता होगा 22/7 होता है गुणे। अब यहाँ पे आपका कोई भी मान दे रखा, अगर जो आपका कहीं पे व्यास दिया गया होगा, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर, तो आपको व्यास निकालने के लिए व्यास दिया रखा है, त्रिज्या निकालने के लिए आपको त्रिज्या डालना पड़ेगा। r बराबर व्यास बटे 2, r बराबर व्यास का मान 14/2, 2 सत्ती 14, r बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको आसान रहेगा, r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर। अब सिर्फ मान डालना है 22/7 गुणे, यानी कि r का मान 7 है, 7 r स्क्वायर है, तो 7 गुणे 7 गुणे 10। अब 7 से 7 कट जाएगा। इसको 22 गुणे 7 गुणे 10, इसको सबको गुणा करने पर आपका आयतन निकल आएगा। ठीक है ना? बस अब ये जो है आपको और सारी चीजें बताएं आप लोगों में। और